नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं नवीन राणा पीजीटी हिंदी आज से आपको इस चैनल पर हिंदी पढ़ाऊंगा। चाहे फिर बोर्ड की तैयारी करनी हो, चाहे फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो। आज मैंने ये पहली वीडियो बनाई है और इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 12वीं की एक पुस्तिका है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसका एक पाठ है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, उस पर मैं आज चर्चा करूँगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस पाठ से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों से आप अवगत होंगे और आपको बोर्ड की परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, बिना देरी किए पाठ को शुरू करते हैं और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि इस पाठ में है क्या। इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो इस पाठ में दरअसल जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि जनसंचार के माध्यम कौन-कौन से हैं, इन माध्यमों की विशेषताएं कौन-कौन सी है और इनकी खूबियाँ, खामियाँ क्या-क्या हैं और इनके लिए लेखन और भाषा शैली किस प्रकार से की जा है और लेखन किस प्रकार से किया जाता है। आमतौर पर मुख्यतः क्या है, इस पाठ में इन्हीं विषयों के बारे में, इन्हीं उपविषयों के बारे में, इन्हीं प्रकरणों के बारे में क्या है विस्तार से चर्चा की गई है। मैं आपको इस एक-एक करके जिस सीक्वेंस से जिस क्रम में ये पाठ है उसी क्रम में क्या है, एक-एक करके आपको सारी जानकारियाँ प्रदान करूँगा। सबसे पहले देखते हैं जनसंचार के माध्यम। हम बात करते हैं जनसंचार के माध्यम है क्या? तो उससे पहले हमें जनसंचार क्या है इसके बारे में थोड़ा-सा पता होना चाहिए। चूँकि हमने ये जनसंचार के माध्यम और जनसंचार जो है इसके बारे में कक्षा 11वीं में अध्ययन किया है कि जनसंचार होता क्या है, संचार के कितने प्रकार हैं, किन-किन रूप में संचार किया जाता है। उनमें से एक रूप था जनसंचार। जनसंचार का तात्पर्य यह है कि जब हम संचार, वार्तालाप, बातचीत या कोई सूचना या कोई विचार बड़े स्तर पर लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और उसके लिए जब हम तकनीक का सहारा करते हैं, दरअसल इस रूप को हम जनसंचार कहते हैं। और जो तकनीक इस्तेमाल में लाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है, उस तकनीक को हम जनसंचार के माध्यम के रूप में जानते हैं। आप आपके पास जब देखेंगे हम तो जनसंचार के क्या है, मुख्यतः 2 रूप है, 2 प्रकार है, 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। एक है आपके पास मुद्रित माध्यम जो कि यहाँ दे रखा है और एक जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और पुस्तकें आती हैं और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसमें रेडियो, दूरदर्शन जिसे हम टेलीविज़न कहते हैं, इंटरनेट और सिनेमा आदि आते हैं। और जब आपके पास मुख्यतः ये 4 हैं, इनमें आपको सिनेमा नहीं पढ़ना है। जो मुख्यतः हैं ये है प्रिंट माध्यम है, टीवी है और रेडियो है और इंटरनेट है। इन माध्यमों की विशेषताओं, इन माध्यमों की खूबियाँ, खामियाँ आपको ढंग से समझनी है, पढ़नी है। तो इन्हीं पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और एक-एक करके हम सभी माध्यमों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो जनसंचार के माध्यम हैं उन सभी की विशेषताएँ क्या-क्या हैं और यहाँ से भी प्रश्न उठने की संभावनाएँ बनती हैं। सबसे पहले हम बात करें तो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग-अलग तरीके हैं। क्यों? क्यों हैं? ऐसा प्रश्न आ सकता है क्योंकि इन सभी माध्यमों की विशेषताएँ अलग-अलग हैं। इन सभी माध्यमों की आवश्यकताएँ भी अलग हो जाती हैं और इसीलिए क्या है, सभी माध्यमों के लिए लेखन अलग-अलग तरीके से किया जाता है। जनसंचार के सभी माध्यमों की खूबियाँ और खामियाँ अलग-अलग हैं और इन खूबियों और खामियों के आधार पर या इनको ध्यान में रख के लेखन किया जाता है, चाहे समाचार लेखन हो, चाहे किसी अन्य प्रकार का लेखन क्यों ना हो। इन माध्यमों की खूबियाँ और खामियाँ इनको ध्यान में रखकर किया जाता है। कोई भी माध्यम एक-दूसरे से कमतर या बेहतर नहीं है और ना ही आपस में ये प्रतिद्वंदी है एक-दूसरे के, बल्कि ये क्या है, पूरक हैं। पूरक का तात्पर्य है कि ये सभी माध्यम एक-दूसरे की खामियों को पूरा करते हैं। इसीलिए तकनीक का इतना विकास होने के बाद भी जहाँ इंटरनेट में 5G और 6G जैसे जनरेशन के ये सुविधा हमें मिल रही है, इंटरनेट के माध्यम से हमें सब प्रकार की जानकारियाँ मिल जाती हैं, फिर भी प्रिंट माध्यम आज भी उतने ही रूप में वृद्धि उसकी हो रही है, उतने रूप में उसका विकास हो रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है कि प्रिंट माध्यम की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो इंटरनेट माध्यम की नहीं होंगी और सभी माध्यमों की कुछ खामियाँ हैं, तो उन खामियों को ये सभी माध्यम आपस में पूरा करते हैं, इन खामियों की पूर्ति करते हैं।
इसीलिए अगर आपके पास प्रश्न है कि इन सभी माध्यमों में सबसे श्रेष्ठ माध्यम कौन सा है, तो आपका आंसर या आपका उत्तर इस प्रकार से होना चाहिए कि जनसंचार के सभी माध्यम ना किसी से बेहतर है ना किसी से कमतर है, क्योंकि सभी माध्यमों की कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां हैं, और ये सभी माध्यम एक दूसरे की खामियों को पूरा करते हैं या एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। इन सभी माध्यमों में समाचार या कार्यक्रम की लेखन शैली अलग अलग है। जाहिर सी बात है, अलग क्यों है? क्योंकि आवश्यकताएं और विशेषताएं अलग हैं, भाषा भी अलग होंगी, और जो कार्यक्रम है, जो समाचार है, उसका प्रस्तुतिकरण भी अलग तरीके से होगा सभी माध्यमों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेंगे हम मुद्रित माध्यम को और उसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, उसका इतिहास किस प्रकार से मुद्रित माध्यम की शुरुआत हुई है। तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है, ये हम जानते हैं और आपको पढ़ाया होगा। मुद्रण की छपाई, ये जो मुद्रण की शुरुआत जो है, ये चीन से मानी जाती है, और यहीं से क्या है, जो छपाई का काम है शुरू हुआ है। और आधुनिक छापे खाने की जो खोज है, इसका आविष्कारक गुटेनबर्ग, ये जो जर्मनी के निवासी है, उनको माना जाता है। भारत का पहला छापाखाना गोवा में खोला गया है, जो कि 1556 में मिशनरियों ने खोला था। और मुद्रित माध्यम में ये अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि सब सम्मिलित हैं, जिनको हम पढ़ सकते हैं, जो हमारे पास क्या प्रिंट रूप में या मुद्रित रूप में है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रित माध्यम की विशेषताएं क्या है, प्रश्न 4 नंबर के लिए आ सकता है। और मुद्रित माध्यम की खूबियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, ये भी 4-4 नंबर के लिए प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ से 3 प्रश्न उठ सकते हैं, तो इन तीनों प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। बात करते हैं खूबियों की। तो छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, यानी कि जो मुद्रित माध्यम है, इसमें छपे हुए शब्द, छपी हुई बात, छपा हुआ समाचार स्थायी होता है। आराम से हम पढ़ सकते हैं, इसमें आराम से पढ़ने की सुविधा है, अपनी गति के अनुसार पढ़ने की सुविधा है, ये भी विशेषता है इसकी। धीरे धीरे सोचते हुए बार बार पढ़ने की इसमें सुविधा है। और यदि कोई शब्द, कोई बात समझ ना आए, तो हम शब्दकोश का सहारा भी ले सकते हैं। ये सुविधा आपको मुद्रित माध्यम में मिलती है। और अगर आपको इतना भी पता है इसके बारे में, तो भी 4 नंबर का प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। अगली विशेषता है, लंबे समय तक इसे सुरक्षित रख सकते हैं और संदर्भ के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। संदर्भ का मतलब कि आप इसे साक्ष्य के रूप में या फिर क्या रेफरेंस के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही क्या लिखित भाषा का इसमें विस्तार होता है, यानी कि जब आप मुद्रित माध्यम की बात करते हैं, तो इसमें भाषा का लिखित रूप प्रयोग में लाया जाता है। और जब भाषा का लिखित रूप प्रयोग करते हैं, तो लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। अनुशासन का मतलब है कि आपको व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी बात यह है, इसकी एक खास विशेषता या खूबी यह है कि इस माध्यम में आप उन विषयों को, उन बातों को, उन समाचारों को, उन घटनाओं को भी रख सकते हैं जिनमें चिंतन, विचार और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। यानी कि गूढ़ से गूढ़ बात, जिस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, जिन बातों पर आप चिंतन कर सकते हैं, ऐसी बातों, ऐसे विषयों को के लिए या ऐसे विषयों को प्रस्तुत करने के लिए क्या है, मुद्रित माध्यम सबसे उपयुक्त है। क्योंकि इस माध्यम में जो पाठक है, उसके पास पढ़ने का समय भी होता है और उसे समझने का समय भी होता है। और यदि उसे समझ ना आए, तो वह अपनी गति के अनुसार आराम से शब्दकोश का सहारा ले सकता है और शब्दकोश के सहारे वह पढ़ सकता है। अब हम खामियों की बात करते हैं, खामियां क्या क्या हैं इसकी, और इस पर भी हम एक नज़र डालते हैं। खामियों की बात करते हैं तो पाठक का साक्षर होना अनिवार्य है। यानी मुद्रित माध्यम में क्या है, इसकी सबसे बड़ी सीमा, मर्यादा या खामी ये है कि इसमें वही पाठक बन सकता है जो उस भाषा का ज्ञाता हो, जिसको उस भाषा का ज्ञान हो। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं है, उपयोगी नहीं है। और ये वाली बात हुआ कि काले अक्षर भैंस बराबर। रेडियो, टीवी, इंटरनेट की तरह ही तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकता। यानी कि इस माध्यम में दूसरी खामी इस माध्यम की ये है कि यह आधुनिक माध्यमों में सबसे धीमा माध्यम है। यानी कि इसमें समाचार आने के लिए कम से कम 24 घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है, और बाकी माध्यमों में ऐसा नहीं है। अगली इसकी खामी जो है, मुद्रित माध्यमों के लेखकों, पत्रकारों द्वारा प्रकाशन के समय सीमा का ध्यान रखना अनिवार्य है। यानी जिसे हम डेडलाइन कहते हैं, कि डेडलाइन का ध्यान रखना अनिवार्य है। यदि दी गई डेडलाइन या समय सीमा के अंदर लेखक या पत्रकार समाचार नहीं पहुंचाता है, तो
वह छपने योग्य नहीं बन पाएगा और ना ही वह छप पाएगा। तो यदि कोई भी समाचार, कोई घटना समाचार पत्र पर छपे, इसके लिए क्या है, आवश्यक है कि लेखक को और पत्रकार को डेडलाइन का ध्यान रखना आवश्यक है। लेखकों पत्रकारों को जगह, जिसे हम स्पेस कहते हैं, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि समाचार पत्रों में या मुद्रित माध्यमों में जो स्पेस होता है, जगह होती है, वो सीमित होती है, लिमिटेड होती है। आपको एक निर्धारित शब्द सीमा दी होती है या निर्धारित एक कॉलम दिया होता है। आपको उस कॉलम को ध्यान में रखकर, उस शब्द सीमा को ध्यान में रखकर लेखन किया जाता है, करना पड़ता है। ये भी अपने आप में इसकी एक खामी है। और अगली खामी है कि छपने से पूर्व सभी गलतियों, अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक है, क्योंकि यदि कोई समाचार पत्र छप गया और उसमें कोई गलती छप गई, तो उसको आप तुरंत सुधार नहीं सकते हैं। उसको सुधारने के लिए आपको अगले अंक का इंतज़ार करना पड़ता है। ये इस माध्यम की, मुद्रित माध्यम की खूबियाँ और खामियाँ हैं, और इनको मिला के क्या है, मुद्रित माध्यम की विशेषताएँ बन जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रित माध्यम की विशेषताएँ क्या हैं, तो इन सभी बिंदुओं में से कोई 4 बिंदु, कोई 2 बिंदु, जितने अंक का प्रश्न है आप लिख सकते हैं। अगर खूबियों से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है तो भी आप लिख सकते हैं, अगर खामियों से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है तो भी आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, क्योंकि जब आप मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में भी एक प्रश्न उठ सकता है कि जब आप मुद्रित माध्यम के लिए, प्रिंट माध्यम के लिए लेखन करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो पहली बात तो यही है कि भाषा, व्याकरण, वर्तनी की शुद्धता का ध्यान रखते हैं, क्योंकि मुद्रित माध्यम भाषा का अनुशासन की मांग करती है, और भाषा के अनुशासन में क्या है, व्याकरण और वर्तनी की शुद्धता ही विशेष होती है, और उनका आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जैसा आप लिखेंगे उसको उसी रूप में क्या है, लिया जाएगा, और उसका पाठक पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको लिखते समय और छापने से पहले वर्तनी और व्याकरणिक अशुद्धियों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और अगली जो बात है ध्यान रखने योग्य, वो ये है कि प्रचलित भाषा व शब्दों का प्रयोग करना, क्योंकि कई बार हम क्या है, अप्रचलित भाषा का प्रयोग करते हैं। अप्रचलित भाषा का मतलब ये है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसको कम लोग जानते हैं। तो इससे भी क्या है, पाठक वर्ग प्रभावित होता है, आपके पाठक वर्ग में कमी आएगी। दूसरा है शब्दों, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो अप्रचलित है, ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि इससे भी क्या है, पाठक प्रभावित हो सकता है। तो मुद्रित माध्यम के लिए जब आप लेखन करते हैं तो आपको भाषा और शब्द दोनों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों का प्रयोग क्या है, उसी का करें जो प्रचलित हो। समय सीमा का ध्यान रखना ज़रूरी है, आवश्यक है। जो डेडलाइन आपको दे रखी होती है लेखन के लिए, उसका ध्यान रखना आवश्यक है। शब्द सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है। जो आपको स्थान दे रखा होता है कि इतने स्थान पर आपको इतने शब्दों में आपको लेखन करना है, उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और साथ ही क्या है, लेखन व प्रकाशन के बीच जो गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं, उनको ठीक करना भी क्या है, आवश्यक है, क्योंकि यदि कोई त्रुटि रह गई, कोई गलती रह गई, चाहे व्याकरणिक हो, चाहे उसके क्रम के से संबंधित हो, चाहे उसकी वर्तनी से संबंधित हो, आप उसको तुरंत सुधार नहीं सकते हैं। और लास्ट जो इसकी बात है जिसको हम ध्यान रख सकते हैं, सहज प्रवाह के लिए, एक सहज गति के लिए क्या है, लेखन में तारतम्यता बनाए रखना आवश्यक है। तारतम्यता का तात्पर्य है निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। 5 बिंदु है, और 4 नंबर का प्रश्न भी आएगा तो 4 बिंदु आप लिख सकते हैं, तो आपका आंसर यहाँ से क्या है, ढंग से बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला माध्यम है रेडियो माध्यम, और इसका सामान्य परिचय क्या है, इसको जानते हैं। रेडियो का आरंभ क्या है, 1895 को इटली के जी मार्कोनी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, इसका आविष्कार किया है। और भारत में डाक तार विभाग के सहयोग से टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा 1921 में शुरू किया गया कार्यक्रम शुरू किया गया, और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई, और 1957 में आकाशवाणी नाम से इसे संचालित किया गया है। 1976 में दूरदर्शन और आकाशवाणी को 1976 तक ये दोनों एक साथ थे, और 1976 में क्या है, दूरदर्शन और आकाशवाणी को अलग अलग किया गया, और 1997 को रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। और तब से क्या है, रेडियो सरकारी आकाशवाणी विभाग तो है ही है, साथ ही क्या है, रेडियो के आप देखते होंगे
प्राइवेट एफएम चैनल्स ये सारे बहुत सारे शुरू हुए हैं। ये 1997 से शुरू हुए हैं। ये रेडियो का एक सामान्य सा परिचय है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो माध्यम की खूबियाँ, खामियाँ, विशेषताएं क्या हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। वैसे तो रेडियो माध्यम के बारे में खूबियाँ, खामियों से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें तो नहीं हैं, फिर भी जितनी बातें बातें हैं, जितनी भी खूबियाँ, खामियाँ हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से जानना चाहिए, समझना चाहिए। अगर प्रश्न बनता है, हालाँकि यहाँ से संभावना प्रश्न की है या नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बाय द वे अगर प्रश्न बन गया है तो आपके लिए क्या है, ये सोने पर सुहागा हो जाएगा कि आपने ये पढ़ा है, समझा है। सबसे पहली बात करते हैं इसकी खूबियाँ क्या हैं। दृष्टिहीन और अनपढ़ लोगों के लिए उपयोगी है। रेडियो माध्यम श्रव्य माध्यम है, तो जाहिर सी बात है ये दृष्टिहीन जो जिनको दिखाई नहीं देता है या जो अनपढ़ है, वे सुनकर क्या है रेडियो की खबरों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। श्रोता सबसे अधिक उन्मुक्त होता है, ये इसकी विशेषता है। बाकी माध्यमों में जो पाठक, दर्शक और श्रोता होता है वो अ, संलग्न रहता है उसमें, वो बिजी रहता है, वो उतना उन्मुक्त नहीं रहता है, जबकि रेडियो माध्यम में श्रोता उन्मुक्त रहता है। विषम या आपात स्थितियों के लिए रेडियो सबसे उपयुक्त माध्यम है। यानी कि बाकी माध्यम किसी दूसरे पे किसी न किसी प्रकार से निर्भर रहते हैं। चाहे टेलीविज़न की बात करते हैं तो उसके लिए आपके पास बिजली चाहिए, इसके साथ ही केबल कनेक्शन चाहिए, जो भी डिश आदि चाहिए। इसके साथ ही प्रिंट माध्यम है, वो एक मशीन में छपेगा, उस मशीन के द्वारा छप कर क्या है ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से आप तक पहुँचेगा। यदि सड़क कहीं अवरुद्ध हो गई, टूट गई या फिर कहीं कुछ आपात स्थिति आ गई तो समाचार पत्र आप तक नहीं पहुँचेगा। इसी प्रकार से इंटरनेट है, इसके लिए अ, सिग्नल का होना आवश्यक है। यदि सिग्नल नहीं होगा तो इंटरनेट किसी काम का नहीं। साथ में इंटरनेट पैकेज भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन रेडियो माध्यम इन सभी माध्यमों से बहुत ही आसान तरीके से क्या है हमको आपात स्थिति में भी समाचार प्रदान कर सकता है। रेडियो माध्यम कहीं भी काम कर सकता है, क्योंकि रेडियो तरंगों के माध्यम से काम करता है, और इसीलिए क्या है ये किसी भी विषम परिस्थिति में और किसी भी आपात परिस्थिति में क्या है काम कर सकता है। पोर्टेबल और सस्ता माध्यम है रेडियो माध्यम। पोर्टेबल का मतलब होता है एक स्थान से इसे दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, ये इसकी विशेषता है, खूबी है। सस्ता माध्यम है, एक बार आप खर्च कर लो फिर सेल के पैसे, इसके अलावा क्या इस पर कोई खर्चा इतना नहीं है। ध्वनि, स्वर और शब्दों को महत्व इसमें बहुत अधिक दिया गया है, ये इसकी खूबी है, विशेषता है कि ध्वनियों को बहुत महत्व दिया गया है, शब्दों को, स्वर को बहुत महत्व दिया गया है। अगर हम इसकी खामियों की बात करते हैं तो एक रेखीय माध्यम है। एक रेखीय माध्यम का तात्पर्य है कि आप इसमें अपनी सुविधा अनुसार आप पीछे मुड़ने की आपको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती है, या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार आगे पीछे नहीं आ जा सकते हैं। दूसरा है श्रोताओं द्वारा संचालित माध्यम है, क्योंकि रेडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो रोचकता ला सके, और रोचकता सिर्फ आवाज़ के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से लानी पड़ती है, और पूरी तरह से श्रोताओं पर निर्भरता है कि श्रोता इसे सुनेंगे या नहीं। ठीक है, क्योंकि जो रेडियो कार्यक्रम के प्रसारण करता है, जो कार्यक्रम को प्रसारित करते हैं, उनके पास कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती है। अगला है सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है, इसमें दृश्य नहीं होते हैं, ये खामी है इसकी। और सब कुछ आपको शब्दों के द्वारा, ध्वनि के द्वारा क्या प्रस्तुत करना होता है। चलो ठीक है, समाचार को तो आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे रेडियो नाटक है या फिर अन्य कोई कार्यक्रम है, उनको आप सिर्फ ध्वनि के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो रोचकता बनाए रखना या रोचकता लाना क्या है बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। अगला है श्रोताओं को बांध कर रखना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। आप रेडियो माध्यम में श्रोताओं को बांध कर रखने में आपको समस्या आ सकती है, ये इसकी खामी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो समाचार की संरचना, समाचार लेखन की शैली क्या है। अब इसमें एक रोचक बात यह है कि चाहे रेडियो हो, चाहे टीवी हो, चाहे प्रिंट माध्यम हो या इंटरनेट माध्यम हो, सबके लिए समाचार लेखन की एक ही शैली है, जिसे हम बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली, जिसे हम अ, अ, विलोम स्तूपी पद्धति या शैली कहते हैं। ये इसी के माध्यम से समाचार लिखे जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली का इसमें प्रयोग होता है, और समाचारों को इंट्रो, बॉडी, समापन 3 भागों में बांटते हैं। ये आपने पढ़ा होगा उल्टा पिरामिड शैली क्या है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य सबसे ऊपर रखते हैं,
और महत्व की दृष्टि से इसे क्या है, घटते हुए क्रम में रखते हैं। इसी शैली का रेडियो समाचार में प्रयोग किया जाता है समाचार लेखन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, रेडियो समाचार लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, ये यहाँ से प्रश्न उठ सकता है। तो जब भी आप रेडियो के समाचार लिखते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि सभी माध्यमों की विशेषताएं अलग अलग हैं, तो लेखन भी अलग तरीके से होगा। और चूंकि रेडियो माध्यम श्रव्य माध्यम है, तो आपको लिखते समय खास विशेषकर क्या है, विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो पहली बात है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो है, समाचार वाचन के लिए तैयार कॉपी का साफ सुथरी और टाइप होना आवश्यक है। क्यों? ताकि समाचार वाचक वाचिका को पढ़ने में कोई समस्या ना हो, ना ही पढ़ते समय वह बीच में अटके। ये सब इन कारणों के लिए क्या है, रेडियो की समाचार जो कॉपी है टाइप्ड होनी चाहिए। अगला है, समाचार कॉपी को ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए, ताकि क्या है, पढ़ने में आसानी हो। और अगली विशेषता है, अगली बात है जिसको हम ध्यान रख सकते हैं, वो है पंक्ति के अंत में और शब्द के पृष्ठ के अंत में कोई भी वाक्य और कोई भी शब्द के विभाजित नहीं होना चाहिए। यानी कि जब कोई पंक्ति एक लाइन में समाप्त होती है तो लास्ट में कोई पंक्ति के अंत में जो शब्द है वो डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका आधा हिस्सा नेक्स्ट लाइन में नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से जो अ, आपका पृष्ठ है उसके अंत में क्या है, कोई भी शब्द ऐसा कोई भी वाक्य ऐसा ना हो जो विभाजित हो, क्योंकि इससे समाचार वाचक वाचिका को पढ़ने में समस्या हो सकती है। अगली बात है, कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ना चाहिए। हाशिया का मतलब होता है ये जो एरिया है इसको हाशिया कहते हैं, ये साइड का एरिया। तो साइड में क्या पर्याप्त स्थान छोड़ा जाना चाहिए, ताकि क्या है, यदि पढ़ते समय कुछ जोड़ना पड़े तो उसे जोड़ने में क्या तकलीफ ना हो, समस्या ना हो, आसानी से उसे जगह मिल सके, इसलिए भी इसके लिए पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाता है। अगली बात है, एक पंक्ति में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए, क्योंकि जितने कम शब्द होंगे फ़ॉन्ट साइज उतना बड़ा होगा और पढ़ने में क्या है, समस्या नहीं आएगी। अगली बात है जिसे हम ध्यान रख सकते हैं वो है, जटिल और उच्चारण में कठिन शब्दों और संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि यदि क्या है, समाचार वाचक वाचिका को पढ़ने में ही समस्या होगी तो उससे श्रोता भ्रमित हो सकता है, या कार्यक्रम या समाचार कार्यक्रम अरुचिकर बन सकता है। इसलिए जितने भी जटिल उच्चारण में जटिल शब्द हैं या कठिन शब्द हैं और संक्षिप्त अक्षर हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, उनसे जितना हो सके बचना चाहिए। अंकों को लिखने में विशेष सावधानी अपेक्षित है। जब आप क्या रेडियो समाचार की कॉपी टाइप करते हैं तो उस टाइप में जब आंकड़ों को लिखना पड़ता है या अंकों को लिखना पड़ता है, तो आप उन अंकों को लिखते समय विशेष ध्यान रखना आपको चाहिए। जैसे कि क्या है, इन्होंने कहा है कि 1 से 10 तक की संख्या को शब्दों में लिखना चाहिए, क्योंकि 1 के आगे हम 0 लगाते हैं, 2 के आगे 0 लगाते हैं तो पढ़ते समय समस्या आ सकती है। 11 से 999 तक की संख्या को अंकों में लिखना चाहिए और 999 के बाद की जितनी भी संख्या है उसे शब्दों में लिखना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या को फटाफट पढ़ना और उस सही फॉर्म में पढ़ना क्या है, थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। यदि उसे शब्दों में लिखेंगे तो पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगला है, संकेत या विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके स्थान पर इनके नाम लिखने चाहिए। यहाँ संकेत चिन्ह दे रखे हैं, जैसे ये है रुपए का, डॉलर का और प्रतिशत का जो चिन्ह है, इन चिन्हों के प्रयोग से भी बचना चाहिए। इनके स्थान पर इनका नाम लिखना चाहिए। रेडियो का आरंभ कभी भी संख्या से नहीं करना चाहिए। एंड लोकप्रिय संक्षिप्त अक्षरों जैसे WTO, ICICI बैंक आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त अक्षर यानी शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग आप उनका ही करें जो काफ़ी प्रचलित हों, जिनके बड़े पूरे नाम से कोई लोग परिचित ना हो और उसके संक्षिप्त नाम से लोग परिचित हों, तभी आप संक्षिप्त अक्षरों या संक्षिप्त नामों का प्रयोग करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा माध्यम जो है हमारे पास है टेलीविज़न माध्यम। इसका सामान्य सा परिचय देखेंगे, इसकी खूबियाँ खामियाँ जानेंगे और फिर इसके बाद क्या है, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 15 सितंबर 1959 को यूनेस्को द्वारा भारत में इसकी शुरुआत हुई और 15 अगस्त 1965 में विधिवत इसकी शुरुआत हुई और 1 अप्रैल 1976 को आकाशवाणी से इसे अलग किया गया और 1980 में प्रोफेसर PC जोशी की अध्यक्षता में टेलीविज़न के लिए एक समिति का गठन किया गया है, क्योंकि
तत्कालीन प्रधानमंत्री को लगता था कि जो टेलीविज़न है काफ़ी प्रभावशाली माध्यम है और इसमें किस प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाने चाहिए। इस संदर्भ में प्रोफ़ेसर पीसी जोशी की एक अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। ये इसका सामान्य से परिचय है। आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न माध्यम की विशेषताएँ यानी खूबियाँ और ख़ामियाँ, इससे भी एक प्रश्न बन सकता है। टेलीविज़न माध्यम की या टीवी माध्यम की खूबियाँ क्या हैं, ख़ामियाँ क्या हैं और टीवी माध्यम की विशेषताएँ क्या हैं, इनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आ सकता है। विश्व भर की घटनाओं को घर बैठे आप सीधे देखने की इसमें सुविधा होती है। इसमें क्या है, समाचारों में जीवंतता का एहसास होता है क्योंकि आप विजुअल्स देख सकते हैं, दृश्यों को देख सकते हैं। इसलिए क्या है, जो भी समाचार आप विजुअल के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से देखते हैं, उसमें एक अलग रोचकता और जीवंतता होती है। प्रत्येक वर्ग के लोगों की रुचि के कार्यक्रम क्या है, टीवी माध्यम पर दिखाए जाते हैं, प्रसारित किए जाते हैं क्योंकि इसमें ध्वनि और शब्द के साथ-साथ क्या है, आवाज़, ये आपके दृश्य भी होते हैं, दृश्यों का महत्व काफ़ी अधिक होता है। दृश्य श्रव्य माध्यम है, यानी कार्यक्रम को आपको देखने और सुनने का आनंद एक साथ आपको मिल सकता है और इसके साथ क्या है, सबसे अधिक महत्व दृश्यों का है और दृश्यों के साथ लेखन किया जाता है। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 2 नंबर के लिए कि टेलीविज़न माध्यम पर सबसे अधिक महत्व किसका है, तो दृश्यों का है और दृश्यों के आधार पे ही लेखन किया जाता है। ये लाइन विशेषकर ध्यान रखना। ये लास्ट वाली लाइन जो कि यहाँ पर दे रखी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इसकी खामियों की बात करते हैं। खामियों की बात में अगर हम बात करें तो रेडियो माध्यम एक माध्यम ये रेडियो माध्यम की तरह यह भी एक रेखीय माध्यम है। इसमें क्या है, आप अपनी सुविधा के अनुसार पीछे नहीं मुड़ सकते हैं या फिर आगे नहीं जा सकते हैं और उसे एक रेखीय या लीनियर माध्यम कहते हैं। दृश्य, आवाज़, लेखन में संतुलन बनाना बहुत कठिन कार्य है। इन दृश्यों में और जो आवाज़ है, दृश्यों को समझाने के लिए इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना काफ़ी कठिन कार्य है। दर्शकों को बांधे रखना मुश्किल कार्य है, चुनौतीपूर्ण कार्य है, ठीक है? क्योंकि चाहे कोई भी माध्यम हो, दर्शक एक ना एक समय ऐसा आता है कि दर्शक क्या है, उस माध्यम से ऊब जाता है, तो दर्शकों को बांध कर रखना बहुत मुश्किल कार्य है, चुनौतीपूर्ण कार्य है। दर्शक फीडबैक नहीं दे सकते हैं, सिर्फ इसमें नहीं, आप चाहे प्रिंट माध्यम देखो, आप चाहे रेडियो माध्यम देखो, सभी माध्यमों की एक खामी है, ये कमी है कि उसमें दर्शक तुरंत फीडबैक नहीं दे सकता है। फीडबैक देने की प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबी होती है। दृष्टिहीन लोगों के लिए उपयोगी नहीं है और अपेक्षाकृत खर्चीला माध्यम है। अपेक्षाकृत का मतलब है कि रेडियो माध्यम और प्रिंट माध्यम की अपेक्षा ये अधिक खर्चीला माध्यम है। इसमें आपको क्या है, और एक और कमी इसमें आप और जोड़ सकते हैं कि ये पोर्टेबल माध्यम नहीं है। बहुत मुश्किल है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। तो ये कुछ इसकी खूबियाँ और खामियाँ हैं। आई होप, या मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूरदर्शन यानी टेलीविज़न पर समाचार प्रसारण के विभिन्न चरण हैं। कौन-कौन से चरण हैं, इसके बारे में क्या है, क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहला चरण है फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज़, जिसे हम कहते हैं, यानी किसी समाचार या किसी घटना की महज सूचना आप तक देना या कम से कम शब्दों में एक महज सूचना मात्र आप तक पहुँचाना या दर्शकों तक पहुँचाना क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। इस दौरान जब क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है, इस दौरान एंकर के पास घटना के बारे में कोई जानकारी इतनी नहीं होती है। बस उसे इतना पता होता है कि कहीं घटना घटी है, उसे फ्लैश के रूप में या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में दिखाता है। अगला है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर में क्या होता है कि जो एंकर होता है उसके पास घटना की काफ़ी कुछ जानकारियाँ आ चुकी होती हैं और वह क्या है, प्राप्त जानकारियों के आधार पर घटना को बिना दृश्यों के विस्तार से समझाता है कि घटना कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, किसके साथ हुई, विस्तार से समझाता है। लेकिन उस समय जो आपके पास एंकर है, एंकर के पास किसी भी प्रकार के कोई दृश्य नहीं होते हैं। अगला है फ़ोन इन। किसी घटना को विस्तार से समझाने के लिए एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएँ दर्शकों तक पहुँचाता है। ये फ़ोन इन है, यानी कि फ़ोन इन में क्या होता है कि जो आपका रिपोर्टर होता है, उस संस्था का एंकर के साथ जुड़ा जो होता है, वो रिपोर्टर घटना स्थल पर मौजूद होता है और एंकर उसे फ़ोन करता है, फ़ोन पर उससे बातचीत करता है और घटना के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करता है और दर्शकों को क्या है, घटना को और विस्तार से समझाने का प्रयास करता है या कोशिश करता है। अगला है एंकर विजुअल। इस चरण में क्या है, जो एंकर होता है उसके पास विजुअल आ चुके होते हैं और
वह क्या है, विजुअल के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से घटना को विस्तार से समझाता है। इसके बाद है नेक्स्ट जो है आपके पास, वो है एंकर बाइट। एंकर बाइट में क्या होता है, जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, प्रत्यक्षदर्शी यानी कि जिन्होंने घटना को होते हुए देखा है या फिर जो उस घटना से रिलेटेड व्यक्ति हैं, उनके कथन लिए जाते हैं, इसी को एंकर बाइट कहते हैं। अब क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि इससे घटना या समाचार या खबर विश्वसनीय बनती है, घटना की पुष्टि की जा सकती है, और इसे क्या है, इससे घटना और क्या है, रोचक और बन सकती है, ताकि क्या है, जो दर्शक है वे उस पर विश्वास कर सके। इसके लिए क्या है, एंकर बाइट की आवश्यकता पड़ती है। अगला है लाइव। लाइव में क्या होता है, कोई बड़ी घटना जब घटती है तो उसे घटना स्थल से सीधा दर्शकों तक पहुंचाते हैं, दिखाने का प्रयास, वो दिखाया जाता है या दिखाते हैं, तो इसे घटना स्थल से सीधा प्रसारण इसका जो होता है उसे हम क्या है, लाइव कहते हैं। इसके बाद है आपका एंकर पैकेज। किसी भी घटना को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करना, उसे एंकर पैकेज कहते हैं। इसमें घटना के विजुअल्स और साथ ही घटना के बाइट्स जो होते हैं वो, और साथ ही क्या है, अन्य जितने भी आवश्यक सामग्री होती है वे सारी क्या है, एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं। जैसे कोई कार्यक्रम क्या है, प्री रिकॉर्डेड कार्यक्रम होता है, जिसमें सारी सूचनाएं क्या है, एक निश्चित समय पर दिखाई जाती है। तो ये कुछ चरण थे। इन चरणों के माध्यम से एक समाचार को क्या है, टीवी पर दिखाया जाता है, प्रसारित किया जाता है। और साथ ही यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि दूरदर्शन या टेलीविज़न पर समाचार प्रसारण के विभिन्न चरण कौन-कौन से हैं? किन्हीं 3 चरणों, किन्हीं 4 चरणों को समझाइए। तो आपके पास क्या है, इस प्रकार से क्या है, समझाने के लिए आपको इस प्रकार से आ सकता है और आपके पास एक प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो और टेलीविज़न का पर समाचार की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, इस पर क्या है, एक प्रश्न बन सकता है। चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो या फिर कोई अन्य माध्यम क्यों ना हो, भाषा लगभग क्या एक जैसी रहती है, बस कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, चाहे रेडियो माध्यम हो, चाहे आपका टेलीविज़न माध्यम हो, दोनों पर जो समाचार होते हैं उसकी भाषा के बारे में यहाँ बात की गई है। भाषा पढ़े लिखे लोगों से लेकर निरक्षर तक सभी को आसानी से समझ में आने वाली हो। अब ये आप इस विशेषता को आप इस भाषा की विशेषता को आप क्या प्रिंट माध्यम में भी लिख सकते हैं, इंटरनेट माध्यम में भी लिख सकते हैं, लेकिन भाषा के स्तर व गरिमा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता ना हो। वाक्य छोटे-छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। और अगली विशेषता है, निम्नलिखित उपयुक्त क्रमांक आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग जो यहाँ पर दे रखे हैं, इन शब्दों का प्रयोग क्या प्रिंट माध्यम में किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इनका प्रयोग आप क्या है, टेलीविज़न या रेडियो माध्यम पर नहीं कर सकते हैं। अगला है अनावश्यक विशेषणों, सामासिक पदों। सामासिक का मतलब होता है बड़े-बड़े पदों, शब्दों और तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अतिरंजित उपमाओं का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। दरअसल इनका प्रयोग क्या है, हम आम तौर पर साहित्य में करते हैं। तो जब आप रेडियो और टेलीविज़न या किसी भी जनसंचार के माध्यम के लिए क्या है, समाचार लिखते हैं, तो समाचार या पत्रकारिता लेखन में सामासिक पदों का कोई काम नहीं होता है, अनावश्यक विशेषणों का कोई काम नहीं होता है, और अतिरंजित उपमाओं का भी कोई काम नहीं होता है। देन उसके बाद मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मुहावरे लेख को या किसी भी कार्यक्रम को रोचक बनाते हैं, तो आप मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक मुहावरों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। जो अति ज़बरदस्ती आप मुहावरों का प्रयोग करें, ये भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक वाक्य में एक ही बात को कहने का धैर्य होना चाहिए, यानी कि डबल मीनिंग सेंटेंस नहीं होने चाहिए। इनके ऐसे वाक्य नहीं होने चाहिए जिनके दोहरे अर्थ हों, दो-दो अर्थ हों। इससे क्या है, दर्शक जो आपका श्रोता है, दर्शक है, भ्रमित हो सकता है। इसके बाद वाक्यों में तारतम्यता हो। तारतम्यता का मतलब निरंतरता हो और कुछ टूटता या छूटता ना लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या है, उसकी निरंतरता यदि भंग होती है तो कार्यक्रम क्या है, रोचक नहीं रहता है, उसकी वो अरुचिकर बन जाता है। तो इसलिए तारतम्यता बहुत आवश्यक है किसी भी कार्यक्रम के लिए, चाहे आप रेडियो नाटक लिखें, चाहे किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम क्यों ना हो, उसकी एक निरंतरता होती है, और उस निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या है, बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अगला है बोलचाल की भाषा व शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, ये कोई भी माध्यम क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार क्यों ना लिखते हों, आपको बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना या प्रयोग करना चाहिए जो क्या है, सचमुच व्यवहार में लाए जाते हैं या फिर जिनका व्यवहार में
जिनका प्रयोग होता रहता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जब आप क्या है रेडियो और टेलीविज़न पर समाचार की भाषा के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, रेडियो की भाषा पर टिप्पणी कीजिए, या फिर रेडियो और टेलीविज़न पर जो समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी भाषा कैसी होती है। तो इस पर एक प्रश्न इस प्रकार से आपका बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट माध्यम की बात करते हैं। इंटरनेट माध्यम क्या है, इसकी खूबियाँ, खामियाँ, विशेषताएँ क्या हैं, खूब इस पर चर्चा करेंगे। ये भी अपने आप में एक प्रश्न यहाँ से उठ सकता है। अगर खूबियों की बात करते हैं तो सबसे तीव्र गति से काम करने वाला माध्यम है, और ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। अंतरक्रियात्मक माध्यम है, सबसे बड़ी विशेषता इसकी है। अंतरक्रियात्मक माध्यम का मतलब होता है, जो दर्शक होता है, श्रोता और पाठक होता है, वह निष्क्रिय नहीं रहता है, यानी कि वह भी सक्रिय रहता है, वह भी कार्यक्रम के बीच में अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, और वह भी क्या है, अपना फीडबैक दे सकता है, अपनी राय रख सकता है, अपनी बात रख सकता है, जैसे कमेंट आदि करना, ये सब इसमें है। तो बाकी माध्यमों में क्या है, तुरंत फीडबैक देने की सुविधा नहीं है। अकेला जनसंचार का ये माध्यम है जिसमें तुरंत फीडबैक देने की सुविधा है, और इसमें पाठक श्रोता भी सक्रिय रहता है संचार करते समय। अब बाकी माध्यमों में ऐसा नहीं है। अगला है, सूचनाओं का असीम भंडार है, यानी कि एक बटन दबाते ही आपके पास हजारों सूचनाएं, लाखों सूचनाएं सामने आ जाती हैं। तो इस तथ्य पर भी किसी भी प्रकार कोई डाउट नहीं है। अगला है, विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान करने का सबसे अच्छा माध्यम है। आप क्या है, वीडियो कॉल और वॉइस कॉल के माध्यम से भी अपने विचार प्रस्तुत रख सकते हैं, और विचारों को, सूचनाओं को, जानकारी को, घटना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या इसका आदान प्रदान करना बहुत ही आसान है इस माध्यम के ज़रिए। उपयोगकर्ता के अनुकूल है, यानी कि यूज़र फ्रेंडली है ये, बाकी माध्यमों की अपेक्षा क्या है, ये अधिक यूज़र फ्रेंडली है। इसे आप क्या है, कभी भी कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें किसी भी कार्यक्रम को आप कभी भी क्या है सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और एक और विशेषता इसकी है, बहुरेखीय माध्यम है, यानी कि जिस प्रकार से प्रिंट माध्यम बहुरेखीय माध्यम है, उसी प्रकार से इंटरनेट माध्यम भी बहुरेखीय माध्यम है। यानी कि इस माध्यम में आपको आगे पीछे आने जाने की सुविधा होती है, और इस माध्यम में आप क्या है, किसी भी कार्यक्रम को आगे पीछे आप पीछे मुड़कर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए क्या इसे बहुरेखीय माध्यम कहते हैं, और हर प्रकार के क्षेत्र के लिए उपयोगी है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे फिर वाणिज्य क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र क्यों ना हो, हर क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी माध्यम है। और एक जो लास्ट विशेषता इसकी ये है कि इस माध्यम में आपको पढ़ने की सुविधा भी है, देखने की सुविधा भी है, और सुनने की सुविधा भी है। यानी कि जो बाकी 3 माध्यम आपने पढ़े, उन तीनों माध्यमों की विशेषता क्या है, खूबियाँ आपको इंटरनेट माध्यम में मिलेगी। अगला है खामियों की। अगर हम बात करते हैं, दुष्प्रचार फैलाने का ये आसान ज़रिया है, माध्यम है। इस माध्यम से आप आसानी से दुष्प्रचार फैला सकते हैं, अश्लीलता आसानी से फैला सकते हैं। दुनिया भर की अश्लीलता क्या है, आपको इंटरनेट माध्यम पर देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया ये सब इंटरनेट का ही पार्ट है। साइबर धोखाधड़ी करना आसान है इसे, क्योंकि आजकल देखते होंगे आप, ऑनलाइन अरेस्ट जैसी घटनाएं होती हैं, तो ये भी इसी का एक क्या है, एक खामी है, इसका एक दुष्प्रभाव है, बुराई है। और इसके अलावा डीप फेक जैसी घटनाएं, साइबर क्राइम जैसी घटनाएं, या फिर ऑनलाइन अरेस्ट जैसी घटनाएं क्या है, इस माध्यम में क्या आसानी से हो जाती हैं। भ्रामक सूचनाओं का भंडार है, सूचनाएं कितनी ऑथेंटिक है, कितनी विश्वसनीय है, ये कह नहीं सकते हैं। अधिकतर सूचनाएं आपको क्या है, इस माध्यम में आपको भ्रामक मिलेगी, जिनका वास्तविकता से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता है। और सबसे अधिक खर्चीला माध्यम है, सबसे बड़ी बात तो इसकी ये है कि सबसे अधिक खर्चीला माध्यम है। इसमें आपको क्या है, आपके पास एक गैजेट होना चाहिए, यानी लैपटॉप, मोबाइल, किसी न किसी प्रकार का आपके पास एक उपकरण होना चाहिए, और साथ ही आपके पास इंटरनेट पैकेज भी होना चाहिए, जो कि क्या है, बाकी माध्यमों की अपेक्षा महंगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ से प्रश्न आएगा कि इंटरनेट माध्यम की खूबियाँ क्या हैं, तो भी प्रश्न यहाँ से आप जवाब दे सकते हैं। इसकी खामियाँ क्या है, तो भी जवाब दे सकते हैं। और इंटरनेट माध्यम की विशेषताएं क्या है, तो सभी जो खूबियाँ खामियाँ हैं विशेषताओं में ही काउंट होती है, तो आप इसका क्या है, आसानी से जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता क्या है? जनरली हमारे पास प्रश्न यही है, यानी कि समझाने की कोशिश इस पाठ में यही कही गई है कि
इंटरनेट पत्रकारिता क्या है और इसके बारे में भी क्या है आपको क्या है थोड़ा सा एक पता होना चाहिए। यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न क्या बन सकता है। इंटरनेट पर समाचारों, लेखों, समाचार पत्रों का प्रकाशन या फिर ईमेल के द्वारा समाचारों का आदान-प्रदान करना ही इंटरनेट पत्रकारिता है। यानी कि इंटरनेट पत्रकारिता में सिर्फ़ इंटरनेट 2 संदर्भों में देखा जाता है। या तो इंटरनेट पर समाचार का प्रकाशन हो, समाचार पत्रों का प्रकाशन हो या लेखों का प्रकाशन हो, या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके आप क्या है समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हो। इन 2 रूपों में जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इसी को इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा इसमें, आसान है। इसके बाद बात करते हैं, एक पॉइंट और ही है उसमें, अगर आप पाठ देखेंगे तो इंटरनेट पर किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चाओं, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के माध्यम से अपने समय की धड़कनों को महसूस करने व दर्ज कराने का नाम भी इंटरनेट पत्रकारिता है। आप चाहे तो ऊपर वाली परिभाषा लिख सकते हैं, आप चाहे तो नीचे वाली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से क्या है आपको ये लिखनी चाहिए, बड़ी आसान है और इसे आप आराम से क्या है लिख और समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास क्या है, विश्व स्तर पर क्या इसका इतिहास क्या है और भारत में इसका इतिहास क्या है। मोटे मोटे तौर पर क्या है, एक परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण था मैंने यहाँ पर रखा है। इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर 1982 से 1992 तक चला, और दूसरा दौर क्या है 1993 से 2001 तक, और तीसरा दौर जो है 2002 से आज तक क्या है चल रहा है। यानी कि विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का आज तीसरा दौर चल रहा है। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ दूसरे दौर से माना जाता है, और तकनीकी स्तर पर यानी टेक्नोलॉजी के स्तर पर क्या है जो ज़बरदस्त विकास हुआ है वह तीसरे दौर में यानी कि 2002 के बाद क्या हुआ है। ये 2-3 बातें क्या आप ध्यान रखिएगा। भारत में इसकी क्या स्थिति है इस पर भी हम विचार करते हैं। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। पहला दौर 1993-2002 के बीच में रहा है, जिसमें अनेक प्रयोग हुए हैं, डॉट कॉम कंपनियां आई हैं और उसके बाद बुलबुले की तरह क्या फूटी हैं। यानी कि अनेक डॉट कॉम कंपनियां आई हैं लेकिन सारी चली नहीं है। ये ठीक वैसा ही था जैसा कि क्या है विश्व स्तर पर जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। दूसरा दौर 2003 से अब तक माना जाता है। भारत में सच्चे अर्थों में पत्रकारिता करने वाली जो साइट हैं वो rediff.com और इंडिया इन्फोलाइन और एवं सेफी है। ये 3 वेबसाइट क्या है हिंदी इंटरनेट पे भारत की इंटरनेट पत्रकारिता के जगत में क्या है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इन्होंने वेब पत्रकारिता या इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत की है। वेबसाइट पर विशुद्ध इंटरनेट पत्रकारिता आरंभ करने का श्रेय क्या है तहलका.com को जाता है। तो ये 2-3 बातें आपने ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी नेट संसार की बात करते हैं, यानी कि इंटरनेट पर हिंदी पत्रकारिता की स्थिति क्या है इस पर हम बात करते हैं। हिंदी नेट पत्रकारिता अभी भी अपने शैशव काल में, यानी कि अभी भी क्या है इसका विकास हुआ नहीं उस रूप में क्योंकि मानक फ़ॉन्ट नहीं है इसका, अपना कोई कीबोर्ड नहीं है, शासन प्रशासन एवं अन्य सभी जिम्मेदार संस्थाओं की उदासीनता के कारण जो अपेक्षित विकास इसमें होना चाहिए था वह नहीं हो सका। ऐसा भी प्रश्न बनेगा तो कि इंटरनेट पर हिंदी पत्रकारिता के विकास में कौन कौन सी बाधाएं हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो ये जवाब आप लिख देना, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद मौजूदा स्थिति क्या है, यानी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है और आज इसकी स्थिति क्या है, 2-3 पॉइंट इसमें है। वेब दुनिया के साथ हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ माना जाता है। ये नई दुनिया ने शुरू किया था, नई दुनिया ये ग्रुप था, उसने इसकी शुरुआत की थी। हिंदी में अनेक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के ई संस्करण क्या है आरंभ हुए। आज अनेक समाचार पत्रों के ई संस्करण क्या है हमें इंटरनेट पर मिल जाते हैं। प्रभात साक्षी नामक अखबार का प्रिंट रूप नहीं है, प्रभात साक्षी सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है। सरकार के तमाम मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, बैंक आदि में हिंदी अनुभाग शुरू हो चुके हैं, जिस कारण क्या है हिंदी इंटरनेट पर हिंदी के विकास में काफ़ी तेज़ी आई है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी है, और इसी के साथ साथ क्या है आज निरंतर क्या है हिंदी के विकास में क्या है प्रगति हो रही है, लेकिन अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। इसके कारण क्या है, इसके कारण मैंने ऊपर बता दिए हैं कि इसमें फ़ॉन्ट नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, शासन प्रशासन की उदासीनता है। इस कारण क्या है हिंदी का उस प्रकार से विकास नहीं हो पाया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावली है जो कि क्या है जब आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 शब्दावलियाँ आपको मिलेंगी। वैसे तो बाकी शब्दावलियाँ हमने क्या है समझ ली है, लेकिन एक है नेट साउंड, या जिसे हम नेट कहते हैं या प्राकृतिक ध्वनियाँ कहते हैं।
वे सभी ध्वनियाँ जो वीडियो बनाते समय या दृश्य लेते समय अपने आप रिकॉर्ड हो जाती हैं, उसे हम नेट साउंड कहते हैं। आम सरल शब्दों में क्या है, हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। और वॉइस ओवर क्या है या पार्श्व ध्वनि क्या है? ऑफ कैमरा कमेंट्री करना या फिर किसी कार्यक्रम को समझाने के लिए अपनी आवाज़ देना या फिर पर्दे के पीछे रहकर आवाज़ के माध्यम से किसी घटना को समझाना ही क्या है? वॉइस ओवर है। और इस प्रकार से क्या है, इस पाठ की क्या है, समाप्ति होती है। और मुझे नहीं लगता है कि इस पाठ में कुछ ऐसा छूट गया हो जो कि क्या है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो यहाँ पर क्या है, लाया नहीं गया हो या फिर बताया नहीं गया हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने क्या है, इस पाठ को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। और मैं आपको परीक्षाओं की शुभकामनाएँ देता हूँ और इसी के साथ क्या है, मैं लेना चाहता हूँ विदा। धन्यवाद, नमस्कार।